क्लास 10th इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर तीसरा है। मुद्रा बचत एवं साख के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, हम भरेंगे और इसकी संख्या है टोटल 10। तो पहला देखते हैं, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय को ही है, यानी मुद्रा इसमें भरा जाएगा, मुद्रा को ही है। दूसरा, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है, ठीक है। तीसरा देखिए, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है, यहाँ पे इतिहास भरा जाएगा। इसके बाद चौथा देखते हैं, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु के आदान प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, ठीक है, वस्तु विनिमय भरा जाएगा। पांचवा देखिए, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 6 नंबर, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। सातवां, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य सरल हो गया है। 8वां, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। 9 नंबर, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। 10वां देखिए, साख का मुख्य आधार क्या है? विश्वास है। तो इस तरीके से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में लघु उत्तरीय प्रश्न पहला देखिए, वस्तु विनिमय क्या है ये बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है यहाँ से, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में, किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली जो है, ये मुद्रा का आविष्कार जब नहीं हुआ था उस समय की ये व्यवस्था है, जिसमें क्रय और विक्रय की वस्तु का लेन देन के, ठीक है, के हिसाब से क्रय विक्रय किया जाता था। तो वही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। और जैसे देखिए, उदाहरण के लिए गेहूं से चावल बदलना, ठीक है, किसी के पास गेहूं है तो वो चावल ले लेगा और बदले में गेहूं दे देगा। सब्जी से तेल बदलना, दूध से दही बदलना। तो जो हाईलाइट किए गए हैं वहीं आपको लिख लेना है। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो इसकी परिभाषा हमें करनी है। तो इस प्रकार है, मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सभी कार्य मुद्रा की सहायता से किया जाता है। अर्थात मौद्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए वस्तु ना देकर मुद्रा का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम खरीद बिक्री करते हैं तो पहले ज़माने में वे वस्तु विनिमय होता था, तो वो ना करके उसके बदले में मुद्रा का लेन देन करना, तो वो कहलाती है मौद्रिक प्रणाली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, मुद्रा की परिभाषा करना है, अर्थात मौनी क्या है इसकी परिभाषा हमें करनी है। तो इस तरीके से आंसर लिखना है, मुद्रा की परिभाषा अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न दी गई है। तो पहले अर्थशास्त्री देखिए, कोलबर्ग के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है, वो मुद्रा कहलाती है। और दूसरे अर्थशास्त्री नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, यानी की जाती है, तो वो मुद्रा कहलाती है। तो दोनों ही आपको परिभाषा लिख लेना है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक चौथा, एटीएम क्या है? ये काफ़ी आसान सवाल है। तो एटीएम का हम सभी प्रयोग करते हैं। तो आर्थिक विकास के इस दौर में बैंकिंग संस्थानों के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। तो प्लास्टिक के मुद्रा का एक रूप क्या है? एटीएम है। एटीएम का क्या अर्थ होता है? स्वचालित टेलर मशीन, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, जो 24 घंटे रुपए निकालने और जमा करने की सुविधा देता है। जमा भी किया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। तो ये हो गई एटीएम की परिभाषा। क्या समझ में आया? अर्थशास्त्र में एटीएम को प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। पांचवा प्रश्न देखिए, क्रेडिट कार्ड क्या है? तो ये रहा क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बताना है। क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है, जैसे एटीएम कार्ड हुआ करता है, यानी उसे डेबिट कार्ड कहा जाता है। विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्डों में वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड के टाइप है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहकों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है।
जिससे अंतर्गत वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बैंक साख के तौर पे यानी उधार के तौर पे भविष्य में चुकता करने के वादे के तौर पे उसे कुछ रकम क्या करती है, दे देती है साख के तौर पे, और वो व्यक्ति उसका प्रयोग करता है, तो वो कहलाता है क्रेडिट कार्ड। तो ये आपको पूरे ही लिख लेने हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, बचत क्या है यानी सेविंग के बारे में हमें बताना है। तो ये रहा बचत, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे करना है। देखिए काउंथर यानी ये एक क्या है, अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहाँ उपभोग की वस्तुओं का व्यय नहीं की जाती है, वो बचत कहलाता है। स्पष्ट तौर पे लिखना है, ठीक है। स्पष्ट है कि आय तथा उपभोग का अंतर, आय इनकम, ठीक है, तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। ये और ये दोनों एक साथ लिख लेना है। इसके बाद देखिए आखिरी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न का, साख क्या है। तो साख की परिभाषा इस प्रकार है, लेकिन परिभाषा लिखने से पहले ये आपको समझना होगा साख का मतलब होता क्या है। तो इसमें होता ये है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से कुछ रुपए की मांग करता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा होगा जो व्यक्ति होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, मैं आपको 6 महीने बाद या साल भर के बाद दे दूँगा, ठीक है। तो वो व्यक्ति उस विश्वास पे उसको रुपए दे देता है, ठीक है। तो ये रुपए देने की प्रक्रिया भविष्य में देने के वादे से, ठीक है, रुपए देने की प्रक्रिया, लेन देन भविष्य में देने के वादे से, ये पूरी प्रक्रिया कही जाती है साख, और ये विश्वास पे चलता है। तो ये लिखना है आपको, साख का संबंध विश्वास या भरोसे करने से है। भविष्य में भुगतान करने के वादे पर उधार लेने और देने के कार्य साख कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा साख का मतलब होता क्या है। तो आइए इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। तो हमें इस तरीके से आंसर लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो पहला कौन सा है, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। तो लिखने से पहले आइए थोड़ा ये समझेंगे कि आवश्यकता के दोहरा संयोग होता क्या है। तो एक किसान है और उसे मिठाई खरीदना है, वो मिठाई की दुकान पे जाता है। तो आवश्यकता का दोहरा संयोग कब का है, जो मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो वो मिठाई खरीदने जाता है और बदले में क्या देता है, अनाज देता है, ठीक है। तो इस तरीके से दुकानदार को अनाज मिल गया और किसान को मिठाई मिल गया। तो ये आवश्यकता दोनों की हो गई। दोहरा संयोग मतलब दोनों ओर, 2 बार, यानी दोनों की आवश्यकताओं का जो संयोग है वो पूरा हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। किसान जब जूते खरीदने जाता है दुकान पे, तो वो जूते लेता है और बदले में अनाज देता है। तो जूते वाले को अनाज चाहिए, किसान को जूता चाहिए, तो दोनों की आवश्यकताएँ हैं, ठीक है। ये हो गई आवश्यकता का दोहरा संयोग। तो ये अभाव, ये जो था ये हमेशा नहीं था। मान लीजिए कि उस दुकानदार को अनाज नहीं चाहिए और मिठाई वाले को चाहे जूते वाले को, तो ये इसका अभाव हो जाता था। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वस्तु दे, वो उसको आवश्यकता हो, आवश्यकता भी नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे दोहरे संयोग का अभाव था, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की यह प्रमुख कठिनाई थी। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि एक की ज़रूरत दूसरे से मेल खा जाए, लेकिन ऐसा भी संयोग से ही होता था कि किसी की ज़रूरत किसी से मेल खा जाए। ऐसी स्थिति में विनिमय में कठिनाई होती थी। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई मूल्य के मापने से संबंधित थी। कोई ऐसा सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सके। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे, एक सेर चावल के बदले कितना घी दिया जाए, एक गाय के बदले कितनी बकरियां दी जाए, ठीक है। ये एक फिक्स नहीं था, ये माप नहीं था। ये दूसरा कठिनाई हो गया। तीसरा देखिए, मूल्य का संचयन का अभाव। तो मूल्य का संचयन मतलब स्टोर करना।
तो आवश्यकता के दोहरे संयोग में क्या होता था, वस्तुओं का विनिमय होता था। अगर कोई व्यक्ति चाहे, ठीक है, जैसे मछली, फल, सब्जी को लंबे समय तक रख ले तो वो नहीं हो पाता था, लेकिन मुद्रा में ऐसा संभव है। मुद्रा को आप कई वर्षों तक रख सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय में असुविधा थी। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, जैसे मछली, फल इत्यादि। ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए चौथा लिखना है सह विभाजन का अभाव। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं हो सकता, ठीक, नहीं किया जा सकता। यदि उसका विभाजन कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाई होती थी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे इस स्थिति में देखिए एक गाय है और बदले में 3-4 वस्तुएं लेनी थी और वे वस्तुएं अलग अलग व्यक्तियों के पास थे। तो वो गाय को हम 3-4 टुकड़ों में नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ये सह विभाजन का अभाव था। इसके बाद है 5वां भविष्य के भुगतान की कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने या देने में कठिनाई होती थी, ठीक है। ये बस इतना तक ही आपको लिखना है। इसके बाद 6 नंबर मूल्य हस्तांतरण की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। कठिनाई उस समय और अधिक बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान बसना चाहता, तो ऐसी स्थिति में अपनी सारी संपत्ति छोड़ के जाना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि उसे बेचना कठिन था। तो ये सारी 6 समस्याएं हो जाती है वस्तु विनिमय प्रणाली की। तो यही आपको सारे लिखने हैं। तो इसके पश्चात देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, मुद्रा के कार्य पर प्रकाश डालें। यानी मुद्रा के क्या क्या काम हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ करना है। मुद्रा के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला देखिए विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है। मुद्रा के आविष्कार के कारण अब आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए मूल्य का मापक, यानी मेज़र ऑफ वैल्यू। मुद्रा मूल्य मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तु का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई यह थी कि वस्तुओं का सही तौर पे मूल्यांकन नहीं हो पाता था। मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया, ठीक है। किस वस्तु का कितना मूल्य होगा, मुद्रा द्वारा यह पता लगाना सरल हो गया है। तो यहाँ तक लिखना है। इसके बाद देखिए अगला, इसके बाद विलंबित भुगतान का मान। आधुनिक बहुत से आर्थिक कार्य उधार पर होता है और उसका भुगतान बाद में किया जाता है, ठीक है। शब्दों में, यानी दूसरे शब्दों में, भुगतान विलंबित का स्थगित होता है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल क्या है, माध्यम है। इसके द्वारा ऋण के भुगतान करने में काफ़ी सुविधा हो गई है। इसके बाद देखिए चौथा, मूल्य का संचय। चौथा देखिए मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता है तो आसानी से रख सकता है, क्योंकि मुद्रा को रखा जा सकता है। और विनिमय प्रणाली में समान था, किसी वस्तु को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी महत्व है। इस कारण यह जरूरी है कि भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखा जाए। मुद्रा में गुण और विशेषता है कि उसे संचित या जमा करके रखी जा सकती है। इसके बाद 5वां देखिए क्रय शक्ति का हस्तांतरण। तो मुद्रा को हम काफ़ी दूर तक एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर दूर खरीदारी क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको लिखना है इसका। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर, साख का आधार। वर्तमान समय में मुद्रा साख के क्या है, यहाँ पे आधार पर कार्य करती है। मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। बिना मुद्रा के साख पत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि प्रचलन नहीं रह सकते हैं। तो साख का आधार भी मुद्रा ही है। तो इस तरीके से ये समाप्त होता है प्रश्न। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाल। इकोनॉमी वैल्यू क्या है, करेंसी यानी मुद्रा की, मौने की, वो बताना है। तो इसका आंसर हमें इस प्रकार करना है। आधुनिक युग में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आज मुद्रा को वर्तमान अर्थव्यवस्था से हटा दिया जाए तो हमारी सभी आर्थिक क्रियाएं रुक जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे खड़ी पाई। मुद्रा के आविष्कार ने
विभिन्न देशों के आर्थिक प्रगति को मजबूत किया है। मुद्रा उपभोक्ता क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, विनिमय क्षेत्र, वितरण क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र आदि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिना मुद्रा के आर्थिक विकास रुक जाएगा, अतः मुद्रा का आर्थिक महत्व अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। यानी अभी जो हमारे पास मुद्रा है और पहले की मुद्रा है, कैसे इसका विकास हुआ वो स्टेप बाय स्टेप बताना है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ ने मुद्रा को जन्म दिया। प्राचीन काल से मुद्रा के रूप में अनेक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। मुद्रा का विकास निम्न चरणों में संपादित होता है। तो वो कौन कौन से चरण हैं वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मुद्रा का विकास का चरण टोटल 6 चरण है। पहला हमें लिखना है वस्तु विनिमय। तो ये लिखते हुए आपको लिखना है, इनमें वस्तु का वस्तु से लेन देन होता है। ठीक है। दूसरा चरण देखिए, दूसरा है वस्तु मुद्रा। प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु की मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया गया था। शिकारी युग में खाल या चमड़ा, पशुपालन युग में कोई पशु जैसे गाय या बकरी, कृषि युग में कोई अनाज, कपास, गेहूँ आदि मुद्रा का कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया जाता था। ये दूसरा विकास है। तीसरा देखिए धात्विक मुद्रा। तो धात्विक मुद्रा में किसी धातु का ये मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये सारे लिखने हैं। कौन सा? पीतल, तांबा, ये सारे जो इनसे मुद्राएं बनती थी वो उपयोग किया जाता था। इसके बाद चौथा सिक्का। धातु मुद्रा के प्रयोग में भी धीरे धीरे कुछ कठिनाइयाँ आने लगी। इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्के का प्रयोग किया जाने लगा। सोने, चांदी आदि से बना वस्तु जो देश के सार्वभौम में यानी यूनिवर्स सरकार की मुहर पर संचालित होती है। यानी चौथा है पत्र मुद्रा, पेपर मनी। सिक्का मुद्रा में भी कुछ दोष थे, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी, इसलिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। वर्तमान समय बस यही तक लिखना है आपको। ये हो गया पत्र मुद्रा, यानी कागज़ की जो मनी होती है, करेंसी, वो पत्र मुद्रा में आती है, ये वर्तमान समय में। इसके बाद देखिए 6 नंबर साख मुद्रा। आर्थिक विकास में जैसे चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ये सारे साख मुद्रा में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखना है। तो इस तरीके से क्या है, तो इस तरीके से मुद्रा की विकास की क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसके बाद देखेंगे इस सेशन का आखिरी प्रश्न क्रमांक 5, साख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें। तो ये रहा साख पत्र। साख पत्र से हमारा मतलब उस साधनों से है जिसका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है, जैसे चेक हो गया, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट हो गया, ये सारे साख मुद्रा में आते हैं। तो इसके बारे में लिखना है हमें। तो ये सारे ही आपको लिखना है। कितने हैं? टोटल 8 हैं। और इनके बारे में भी हमें लिखना है, और इनके बारे में हमें 2 के बारे में बताना है। ये सारे लिखने हैं और इसके बाद किन्हीं 2 के बारे में हमें लिख देना है। तो चेक के बारे में हो जाता है और इसके बाद बैंक ड्राफ्ट के बारे में। ठीक है, और इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।